हेलो फ्रेंड्स। तो हम फिर से साथ साथ हैं, मैं, आप और अकाउंटेंसी। आज अकाउंटेंसी में हमें इसके प्रोसेस और इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। अकाउंटेंसी में पूरी प्रोसेस को 6 छोटी छोटी एक्टिविटीज में बांटा गया है। तो उसके लिए हमें ये जो हमारा फ्लो चार्ट है ये एक बार फिर से देखना पड़ेगा। आपको न इसको देख के बोर होना है और ना मुझे देख के बोर होना। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। बिजनेसमैन और बिजनेसमैन की अर्निंग एक्टिविटीज, बिजनेसमैन की अर्निंग एक्टिविटीज जो मॉनेटरी भी है उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1। यहां हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइड करना है कि हमें ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए और दूसरा उस ट्रांजैक्शन की कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी नंबर 1। इसके बाद में ये ट्रांजैक्शन वाउचर बनकर प्रोसेस होने के लिए जाता है प्राइमरी बुक्स के अंदर। तो ये वाउचर तो खैर बनेगा ही सही, और यहां से ये ट्रांजैक्शन आ जाएगा रिकॉर्ड होने के लिए यहां। ये हमारी प्राइमरी बुक्स है, ये प्राइमरी बुक्स की तरफ आ जाएगा। ये जो प्राइमरी बुक्स है इसमें हमारे पास में 3 अलग अलग सेट है। इनमें से आप कोई सा भी सेट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जर्नल बुक रखनी है। सेकंड सेट में आप कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर रखते हैं, और थर्ड सेट है जिसके अंदर कैश बुक, उसके अलावा 6 सब्सिडरी बुक और एक जर्नल प्रॉपर। तो ये जो सेकंड एक्टिविटी है इसका नाम होता है रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड हो रहा होता है। यहां से ये ट्रांजैक्शन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अगली स्टेप पे जाता है लेजर में। और ये हो गई आपकी एक्टिविटी नंबर 3। तो कुल मिला के अभी तक हमारे पास 3 एक्टिविटी हो गई है। फर्स्ट जैसे हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन, सेकंड को हम बोलेंगे रिकॉर्डिंग, और थर्ड जो लेजर का काम होता है उसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई। ये जो लोअर लेवल का काम है 1, 2, 3, ये तीनों एक्टिविटी लोअर लेवल की मानी जाती है। जूनियर स्टाफ इसको करता है और इन तीनों को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। ये पूरा एरिया बुक कीपिंग में कवर होता है। इसके आगे का जो एरिया है, लेजर से आगे चलेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे? ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, क्लोजिंग एंट्रीज, और उसके बाद हमें उससे लेके बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 4 हो गई। एक्टिविटी नंबर 4 का नाम है समराइजिंग। तो यहां पे हम पूरे काम को समराइज करके उससे कुछ कंक्लूजन या कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश एक्चुअल में कर रहे होते हैं। लेकिन क्या खाली रिजल्ट निकालने से काम चलेगा? नहीं, रिजल्ट निकालने के बाद में आपको उस रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा, उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा। तो जो 5th एक्टिविटी आती है वो होती है एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। तो वो हमारे डायग्राम पे फिलहाल नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं है। और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देनी है यूजर्स को। और यूजर्स होते हैं 2 तरीके के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो एक्टिविटी नंबर 4 इट इज कॉल्ड समराइजिंग, एक्टिविटी नंबर 5 इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, और एक्टिविटी नंबर 6 कम्युनिकेशन टू यूजर्स। 4th, 5th और 6th इन तीनों एक्टिविटी को अगर हम एक साथ ज्वाइंटली बोलना चाहते हैं तो यहां पे वर्ड यूज होता है अकाउंटिंग। तो इसका मतलब अब सारा काम हमारा इस तरह से हो गया। अब इसको हम भी समराइज कर लेते हैं। यहां मैं देखिए लिख देता हूं, अकाउंटेंसी के 2 पार्ट। एक तो हो गया आपका बुक कीपिंग, ये थोड़ा लोअर लेवल का काम है, और एक है अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी के 2 पार्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग,
बुक कीपिंग में आती है आपकी 3 एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 1 2 3, एक्टिविटी नंबर 1 2 और 3। 1 2 3 के नाम क्या क्या थे? आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में आपने करना होता है रिकॉर्डिंग और देन क्लासिफिकेशन, जो लेजर में होता है। एक्टिविटी नंबर 4 5 6 आपकी आएगी अकाउंटिंग के अंदर, इधर एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर 6। इनको हम क्या क्या नाम देते हैं? समराइजिंग, समराइजिंग के बाद में आएगा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस और उसके बाद में कम्युनिकेशन टू यूजर्स। तो इस तरह से अकाउंटेंसी के 2 पार्ट, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, और बुक कीपिंग में फिर 3 एक्टिविटी, अकाउंटिंग में 3 एक्टिविटी, और सभी एक्टिविटी पूरे 6 एक्टिविटी के बंच को हम बोलेंगे अकाउंटेंसी। अब हमें इससे आगे चलना है। आज काफी सारा काम हमें करना है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money। तो मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेसिफिक तरीका होना चाहिए। सिग्निफिकेंट मैनर मींस स्पेशल तरीका, कुछ ऐसा नहीं आप कुछ भी कर रहे हैं, और आपने इसकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग सब कुछ कर लेना है। ये डेफिनेशन आपको दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, और ये इन्होंने काम किया था 1961 में। 1961 में ये अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है जो अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग के काम को वहां पे रूल करता है। अब यहां पर इस डेफिनेशन में आगे एक और वर्ड आएगा इन टर्म्स ऑफ मनी के बाद, देखिए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट क्या होते हैं? बिजनेस में अगर कहीं पर एसेट और लायबिलिटीज का फ्लो हो रहा होगा, इनकम या एक्सपेंस हो रहा होगा मनी वैल्यू के साथ, तो 2 पार्टी के बीच में अगर कहीं मूवमेंट दिखेगा इन सब का, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। तो परचेज, सेल, ये सब ट्रांजैक्शन है। सैलरी का पेमेंट किया आपने, रेंट का पेमेंट किया, आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, इन सब में देखिए 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व है, एसेट्स का फ्लो हो रहा है, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड काम चल रहा है। तो जहां पर मूवमेंट होगा, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होगी और कोई एक्ट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट होना जरूरी है, तो उसे तो हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। और सारे ट्रांजैक्शंस का कहीं ना कहीं कोई एंड रिजल्ट या कोई कंक्लूजन निकलता होगा, उसे हम बोलेंगे इवेंट। तो इसको भी हम थोड़ा सा बीच में रुक के समझ लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। मैंने परचेज किया 40,000 का, 40,000 की गुड्स मैंने परचेज की। इन गुड्स के मैंने 2 पार्ट कर लिए। 30,000 की गुड्स मैंने सेल करने के लिए अलग निकाल ली, और 10,000 की गुड्स मेरे पास में स्टॉक में पड़ी है। तो ये 10,000 हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अभी ये मैंने बेचा नहीं है, क्योंकि ये 30,000 की गुड्स मैंने सेल कर दी 35,000 में, सोल्ड। तो यहां एक रिजल्ट निकला है, और वो रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट 5,000। फिर से सुन लेते हैं पूरी बात। मैंने 40,000 का परचेज किया, 40,000 में से 30,000 की गुड्स मैंने 35,000 में सेल कर दी। तो इसका मतलब 10,000 की गुड्स मेरे पास एज इट इज बच गई है। ये जो 30,000 की गुड्स मैंने 35,000 में सेल करी, तो यहां मुझे 5,000 का प्रॉफिट भी हो गया। तो यहां ट्रांजैक्शन क्या होंगे और यहां पे इवेंट्स क्या होंगे? 40,000 की परचेज और 35,000 की सेल, ये दोनों तो होंगे ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन है, मैं जो सर्किल में बंद कर रहा हूं वो ट्रांजैक्शन है। ये 2 चीजें ट्रांजैक्शन है, परचेज एंड सेल, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी है, कोई एक्ट हो रहा है, कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व है, और एसेट्स और लायबिलिटीज कम या ज्यादा हो रही है, मतलब एसेट्स का फ्लो हो रहा है इधर से उधर।
और इनका जो रिजल्ट है, इन दोनों एक्टिविटी का दो रिजल्ट भी आया अपने पास। एक रिजल्ट तो आया कि 10,000 का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। तो इसको देखो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, ये इवेंट है, जहां मैं बॉक्स बना रहा हूं वो इवेंट है, और इसके साथ जो प्रॉफिट है 5,000 का वो भी अपने आप में एक इवेंट है, तो मैं वहां पर भी एक बॉक्स बना देता हूं। सर्किल्स में दो एक्टिविटी दिख रही है, परचेज और सेल, वो तो है ट्रांजेक्शन, और जो बॉक्स है वहां इन दोनों एक्टिविटी का दो अलग अलग कंक्लूजन या दो अलग अलग रिजल्ट निकले हैं। एक तो 10,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया, और एक 5,000 का प्रॉफिट मुझे हो चुका है। तो ये इवेंट है। तो ये आपको समझ आया। विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के भी होने चाहिए। ट्रांजेक्शन और इवेंट्स सिर्फ उन्हीं को लेने हैं। देखो ट्रांजेक्शंस तो सारे के सारे मनी वैल्यू के साथ होते हैं, मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, लेकिन इवेंट्स सारे के सारे फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते हैं। तो हमें वही इवेंट लेने हैं कि जो मनी में मेजरेबल हो, और इसके बाद हमने करना है इनका इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन के बाद ये सारा मामला और ये जो रिजल्ट है ये हमने कम्युनिकेट भी करना है। तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने। तो एक्चुअल में ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं है, ये अकाउंटेंसी की डेफिनेशन है। उन्होंने कहीं ना कहीं वर्ड लिखने में गलती की है, पूरा प्रोसेस इन्होंने कवर किया है, इसलिए हम इसको अकाउंटेंसी की डेफिनेशन मानेंगे। अकाउंटिंग की प्रोसेस जो अभी अभी अपन ऊपर फ्लो चार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको इस तरह से लिखना है। आइडेंटिफिकेशन हो गया कि आपको एक तो मनी में मेजरमेंट करना है, ये रहा मनी में मेजरमेंट, और अब इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, इसके लिए इसका बिजनेस ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के अंदर हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग का काम होता है जर्नल में, सब्सिडरी बुक के अंदर, इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी बुक्स भी हम कह सकते हैं। तो यहां पहली बार अकाउंटेंसी की जो बुक्स होती है वहां अपना ट्रांजैक्शन पहली बार एंट्री करता है, इसलिए इसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग में मैंने आपको बताया था, ये रहा क्लासिफाइंग एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। लेजर में यही तो खास बात है। देखिए जर्नल या जो प्राइमरी बुक्स होती है वो चलती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब वहां पे डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। मनीष ने आपसे हर महीने एक एक बार परचेज किया और एक एक बार पेमेंट किया, तो टोटल पूरे साल भर में 12 ट्रांजैक्शन उसके परचेज के हो गए और 12 ट्रांजैक्शन उसके पेमेंट आपको करने के हो गए। आपने पेमेंट रिसीव किया और उसने किया, तो टोटल 24 ट्रांजैक्शन। जर्नल या प्राइमरी बुक्स में ये 24 ट्रांजैक्शन 24 अलग अलग प्लेस पे दिखेंगे डेट वाइज। जिस डेट को उसने परचेज किया और जिस डेट को उसने पेमेंट आपको किया है वहां वहां अपने प्रॉपर डेट पर वो दिखेंगे। सारी चीजें अलग अलग दिन अलग अलग पेज पे आपको वहां पे दिख रही होगी। लेकिन जब लेजर में आएंगे, लेजर में क्या हुआ, क्या क्लासिफिकेशन हो गया, तो उस एक पर्सन से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी। एक साइड पे उसके अकाउंट के एक साइड पे आपको कितना कितना परचेज या कितना कितना सेल है वो दिखेगा, दूसरी साइड जितना जितना हमने उसको पेमेंट किया या दिया वो दिख जाएगा। तो उस एक पर्सन से रिलेटेड, उस एक पर्टिकुलर इनकम से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेजर में क्लासिफाइड होकर के एक ही जगह मिल जाती है। तो ये लेजर में क्लासिफिकेशन का काम हो जाता है आपका। और सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शन है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए सिमिलर नेचर आर कलेक्टेड, मतलब कैश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिलेगी, बैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिलेगी। डेट वहां पर भी आप देख सकते हो, लेकिन वहां पे क्लासिफाइड होकर के सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो गई है। समराइजिंग, समराइजिंग के अंदर जो लेजर के बाद का जितना भी काम होता है, क्लासिफाइड डेटा इन ए मैनर यूजफुल टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर, उसमें कन्वर्ट करना है। तो प्राइमरी बुक्स में तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हो, लेजर में आप क्लासिफाइड कर देते हो, लेकिन अभी भी उससे कोई फाइनल कंक्लूजन ऐसा नहीं निकाल पाएंगे जो आप किसी यूजर को दे पाओ, उससे कोई कंक्लूजन निकल सके, उससे कोई रिजल्ट निकल सके, उससे हम कोई
डिसीजन मेकिंग का काम कर सके। उसके लिए हमें अभी उसको और फर्दर प्रोसेस करना है और इसके लिए हमें करनी होती है समराइजिंग की प्रोसेस। समराइजिंग क्या करती है, सबसे पहले तो लेजर के प्रोवाइड किए हुए डेटा से ट्रायल बैलेंस बनाती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, यहाँ मैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या मैं लिखना भूल गया हूँ, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट को अपने आप इंक्लूड माना जाता है। आप उसका भले अलग नाम लिखें या ना लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट को इनबिल्ट माना जाएगा। बैलेंस शीट बना लिया और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ये आपकी कैश के फ्लो को बताता है कि कहां से पैसा आया और कहां से पैसा गया। इसको भी आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट माना जाता है। ये आपकी समराइजिंग के प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में आपको उस पूरे डेटा को ढंग से जमाना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है फिनेंशियल डेटा को जो कि फाइनेंस अकाउंट में थे, so that parties concerned with the business can take a meaningful judgment about the profitability and financial position of the business unit। उसको आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि उसको अब देखने वाले जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसको इस तरह से एनालाइज और उस तरह से उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए इंटरप्रिटेशन के बाद कि उसको देखने वाले बंदे को हर चीज देखते अच्छे से समझ में आनी चाहिए और कंपैरिजन क्लैरिटी के साथ उसके दिमाग में हो जाना चाहिए। यहां पर देखो एक तो वर्ड यूज हुआ है मीनिंगफुल जजमेंट। ये मीनिंगफुल जजमेंट कौन करेगा, यूजर। और यूजर होते हैं दो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर तो यहाँ पे ये जजमेंट करता है कि मुझे बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और क्या डिसीजन लेने हैं और मेरे पहले लिए हुए डिसीजन का क्या इंपैक्ट आया, मुझे क्या क्या मॉडिफाइड करना है। तो ये तो काम होगा इंटरनल यूजर का, वो तो ये जजमेंट लेगा, ये डिसीजन लेगा। और जो एक्सटर्नल यूजर होगा वो ये जजमेंट लेगा या ये डिसीजन लेगा कि मुझे इस बिजनेस के साथ रिलेशन आगे मेंटेन करने हैं या नहीं करने, और अगर करने हैं तो किस लिमिट तक, किस बाउंड्री तक मुझे जाना है। और ये सारे यूजर क्या क्या चेक कर रहे होंगे, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी और एक फाइनेंशियल पोजीशन। ये रही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन तो आपको पता पड़ती है बैलेंस शीट से, और प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता होती है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एनालिसिस। अब हमें कम्युनिकेटिंग भी तो करनी है। कम्युनिकेटिंग आपको किसको करनी है, यूजर्स को, फाइनेंशियल डेटा टू इट्स यूजर्स। तो जो भी आपने एनालिसिस निकाला वो सब आप यूजर्स को तरीके से फॉर्मेट में डाल के प्रोवाइड कर दो, उससे वो पढ़ते रहेंगे और अपना कंक्लूजन निकालते रहेंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग जो भी की जाती है इस पे बड़े बड़े बिजनेस लाखों करोड़ों रुपए एनुअली खर्च करते हैं। जो इस काम में लगे हुए हैं उनको अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है, उनका बहुत रिगार्ड होता है, बहुत सम्मान होता है, बहुत उनको प्रमोशंस मिलते हैं और उनको एंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो इसका मतलब वो जो लोग जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी से क्या ऑब्जेक्टिव बिजनेस सॉल्व करना चाहता है या बिजनेसमैन उनसे क्या अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करवाना चाहता है, अकाउंटिंग को बनाया क्यों गया था, क्या ऑब्जेक्ट था अकाउंटिंग को बनाने का। सबसे पहला ऑब्जेक्ट था कि हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख पाए, किसका, ट्रांजैक्शंस का। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का दो मतलब है, एक तो क्रोनोलॉजिकल तरीका होता है जो जर्नल और आपकी कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स में होता है, प्राइमरी बुक्स जिसको हम कहते हैं, और एक होता है क्लासिफाइड तरीका, वो भी सिस्टमेटिक मैनर है। वहां पे एक पर्सन से रिलेटेड, एक आइटम से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन सारी एक जगह देख सकते हैं, तो वो भी एक सिस्टमेटिक मैनर का एक दूसरा तरीका है। वहां पे क्लासिफाइड नेचर बोलेंगे, और एक होता है क्रोनोलॉजिकल नेचर। क्रोनोलॉजिकल नेचर जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स में, प्राइमरी बुक्स के अंदर फॉलो होता है, जबकि क्लासिफाइड नेचर जो है वो फॉलो होता है आपका लेजर के अंदर। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप दोनों तरीकों से देख सकते हो, दोनों सिस्टमेटिक तरीके हैं। आपको रिकॉर्ड रखने के बाद आपको ईयर एंड पर उससे कुछ कंक्लूजन भी तो निकालना है कि जो साल भर मैंने मेहनत करी, जो मैंने रिस्क उठाई, जो मैंने कैपिटल मेरी इन्वॉल्व करी, तो उससे मुझे क्या मिला, मुझे क्या रिटर्न मिला। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 साल का होता है, कभी कभी इससे कम भी हो सकता है। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मुझे
कितना प्रॉफिट या लॉस मिला, और ये सब आपको पता पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वहां ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की बात बता देता है। इसके साथ साथ वो इसकी रीजन भी बताता है। असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, कितनी एसेट्स हमारे पास है, उन एसेट्स की पोजीशन क्या है, मतलब उसमें से फिक्स कितनी और करंट कितनी है, कितनों को हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और कितनों को हमको शॉर्ट टर्म के लिए कैरी करना है। इसके बाद हमारी जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज किस तरह से है। लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो पोजीशन स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट होती है, और बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। कब किसको कितना पे करना है ये बैलेंस शीट में मिलेगा, और कब कितना कहां से आएगा वो भी बैलेंस शीट में मिलेगा। और ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के फॉर्म में जमी हुई दिखती है। मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स। अब बिजनेसमैन से या बिजनेस से अलग अलग ग्रुप्स जिनको हम यूजर कहते हैं वो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, और उन सबकी अलग अलग इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट मांगती है टैक्सेशन के लिए कि मैं कितना टैक्स लूं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्स होते हैं। जो रिसर्चर्स होते हैं वो बिजनेस की ग्रोथ के बारे में जानने के लिए मांगते हैं। क्रेडिटर्स और बैंक इसलिए मांगते हैं कि हम आपको पैसा दें या ना दें, हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी दें या ना दें। तो सबका अलग अलग मोटिव होता है। ओनर या मैनेजर देखेंगे बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एनालिसिस करने के लिए, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बाहर के लोगों को, यूजर्स को, जिनको हम यूजर्स भी बोलते हैं। ये रहे आपके यूजर्स। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन लेना, और डिसीजन बिना किसी डेटा के नहीं लिया जा सकता। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे काम करना है या नहीं करना, तो उसके लिए मुझे कुछ एनालिसिस करने के लिए डेटा तो चाहिए होगा। और ये डेटा कौन प्रोवाइड करता है, इस डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग के लिए और इफेक्टिव कंट्रोल के लिए और बजट बनाने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, और ये सारा काम अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को। बिना इसके मैनेजमेंट अपना ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट करने का या डिसीजन मेकिंग का, उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता, मतलब कंप्लीट नहीं कर सकता। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, अकाउंटिंग में या अकाउंटेंसी के अंदर पूरा डेटा एक तरीके से रखा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है। इससे जब जो आप इंफॉर्मेशन चाहो वो निकाल सकते हो। फ्रॉड वहीं पर होता है कि जहां पर आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज का डेटा ढंग से मेंटेन नहीं हो रहा, मतलब बिजनेसमैन को या बिजनेस को ये पता ही नहीं हो कि मुझे किससे क्या देना है और क्या लेना है, तो वहां पर फ्रॉड होगा। लेकिन जब ये पता हो कि मुझे किससे क्या देना है और किससे क्या लेना है, कितना अमाउंट का मेरे को पेमेंट करना और कितना अमाउंट मुझे रिसीव करना, और वहां कहीं पर भी अगर कुछ गड़बड़ आती है तो उसके लिए जो लायबल पर्सन है उसको ट्रेस किया जा सके, ये सारी फैसिलिटीज आपको अकाउंटेंसी देती है। तो यहां पर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, अकाउंटिंग में पूरे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और इसकी वजह से आपके जितने भी फ्रॉड्स होते हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो आपका रिकॉर्ड्स होता है ये सिस्टमेटिक तरीके से होता है, रेगुलर नेचर का होता है। देन ऊपर अपन बात कर चुके हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी and is concerned with the recording of financial data in the books of accounts। अब इसमें क्या क्या शामिल करोगे आप? इसमें सबसे पहले तो मेजरमेंट, मनी टर्म में मेजरमेंट के बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग कहाँ होगी भैया? ये रिकॉर्डिंग होगी जर्नल के अंदर, कैश बुक में। उसके बाद आपको क्लासिफाई करना है लेजर के अंदर। तो यहां तक का जो सारा काम है, आइडेंटिफिकेशन करना, मनी में मेजरमेंट करना, उसको आपको प्राइमरी बुक्स में एंट्री करना और लेजर में जाकर के उसको सेकेंडरी बुक में जाकर के क्लासिफाइड करना। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग को हम बोलेंगे बुक कीपिंग की नेक्स्ट स्टेज। अकाउंटिंग इज नेक्स्ट स्टेज टू बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के बाद का जितना भी काम है वो सारा का सारा हम अकाउंटिंग में कवर करेंगे। एक्टिविटी नंबर 4, 5, 6 समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस और
कम्युनिकेशन टू यूजर्स। ये सारा का सारा आपका अकाउंटिंग के अंदर कवर हो जाएगा। इट ड्रॉ द कंक्लूजन, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना करके हम जो कंक्लूजन निकालते हैं, बुक कीपिंग ने जो आपको डेटा दिया था उससे कंक्लूजन निकालना है और उसके बाद आपको उसको कम्युनिकेट कर देना है, किसको? यूजर्स को। तो आगे का जितना भी काम होगा वो सारा अकाउंटिंग में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर एक छोटी सी हमने टेबल बना रखी है, उस टेबल के अंदर इन सबको हमने डिस्कस किया है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या। सबसे पहले डिफरेंस है मीनिंग को लेकर के। तो ये रहा इसका मीनिंग। मीनिंग के बेस पे अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग में आप रिकॉर्डिंग लेते हो, क्लासिफाइंग लेते हो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, जबकि अकाउंटिंग में आप उनको समराइज करते हो फाइनेंशियल डेटा को और उसको इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट। अगला जो आपका बेस है वो है ऑब्जेक्टिव्स। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन, जबकि अकाउंटिंग का असर्टेनिंग नेट रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका ऑब्जेक्टिव होगा स्कोप। इट इज लिमिटेड स्कोप, बहुत छोटा इसके पास एरिया होता है काम करने के लिए। क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन करना है, आपने उसको रिकॉर्ड करना है और फिर देन क्लासिफाइड कर देना और हो गया काम। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा स्किल, बहुत ज्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जूनियर स्टाफ इस काम को बड़े आराम से कर सकता है। और अकाउंटिंग का जो काम होगा वो सीनियर स्टाफ को, जो ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे और ज्यादा स्किल उनके अंदर होगी, उन लोगों को काम दिया जाता है, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो वाइड स्कोप है एज कंपेयर टू बुक कीपिंग। यहाँ पे ज्यादा माथापच्ची का काम है, ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होती है। स्टेज, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज की बात है, जबकि अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। मतलब जहां बुक कीपिंग का काम खत्म होगा वहां से अकाउंटिंग का काम चालू होगा। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग का काम क्लरिकल नेचर का है, रूटीन वर्क है। तो कम एक्सपीरियंस वाले लोग या कम नॉलेज वाले इसको आराम से कर पाएंगे, जबकि आपका अकाउंटिंग का जो काम है वो एनालिटिकल और डायनेमिक नेचर का है। कम एक्सपीरियंस वाले लोग, कम नॉलेज वाले लोग इसको नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग में कॉमन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किए जाते हैं। तो वही आपके जनरल बनाने के 6 रूल, उसके बाद में आपने लेजर में जो पोस्ट करना है उसके रूल, ठीक है, कैश बुक बनाने का तरीका। तो वो जो कॉमन प्रिंसिपल है, जो कॉमन रूल्स है, वो आपको फॉलो करने हैं और वो हर बिजनेस में, हर जगह, हर कंट्री में, हर टाइम पर वही रूल काम कर रहे होते हैं, उनमें कहीं कोई चीज नहीं है। जबकि अकाउंटिंग में अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग फॉर्मेट, जब आप अलग अलग अथॉरिटी को, अलग अलग यूजर को देते हो तो आपको सब तरफ अलग अलग फॉर्मेट यूज करने होते हैं। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका बदलता जाएगा। रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन मे बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म, टाइम टू टाइम और कंट्री टू कंट्री। तो ये हो गए हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। रोल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का रोल क्या है? अकाउंटिंग सबसे पहले तो हमारे बिजनेस के लिए एक लैंग्वेज की तरह काम करती है। जानते हैं लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज का सीधे सीधे मतलब है कि जहां एक पर्सन अपनी बात सेम मीनिंग में दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट कर पाए और दूसरा उसको उसी मीनिंग में समझ भी जाए। अगर आज मैंने कोई चीज आपको बोली, कोई वर्ड मैं आपको बोलूं और आप उसको सेम मीनिंग में समझ जाओ, तो हम ये बोलेंगे कि हम दोनों के बीच में जो चीज है वो लैंग्वेज है। लेकिन अगर मैं कुछ बोलूं और आप उसका मतलब ना निकाल पाओ या उसका मतलब सही तरीके से नहीं समझ पाओ, तो हमारे बीच में जो चीज है वो लैंग्वेज नहीं होगी। उसको हम
एक अच्छी लैंग्वेज या सही लैंग्वेज नहीं कह सकते। अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की जितनी भी बात होती है, बिजनेस का जो रिजल्ट होता है, वो एक लैंग्वेज की फॉर्म में कम्युनिकेशन कर देती है। किसको कम्युनिकेट करती है? बिजनेस के जो यूजर्स होते हैं और जो ओनर्स होते हैं उनको। तो क्रेडिटर को या बैंक को एक बिजनेसमैन से उसकी पूरे साल भर की परफॉर्मेंस पूछनी है, तो उसको और कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ एक सिंपल सी बात उसको बोलनी है कि आपका फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड कीजिए या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप हमें भेज दीजिए। बैंक या गवर्नमेंट या क्रेडिटर बिजनेसमैन को सिर्फ इतना सा बोलेगा। बिजनेसमैन पूरी साल भर की स्टोरी रिकॉर्ड करके नहीं सुना रहा होगा उसको कि मैंने इतना परचेज किया, इतना सेल किया, इसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, इसके साथ मेरा पंगा हो गया, इसमें मैंने केस किया और ये प्रोडक्ट मैंने बनाया, इसकी रेट मैंने कम करी। ये सारा पूरी स्टोरी सुनाने का कोई मतलब नहीं है। सिंपली वो अपने उस साल के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इनकी कॉपी उठाएगा और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाएगा और उसकी कॉपी बना करके और पकड़ा देगा। उसके पूरे साल भर की स्टोरी ये 4 पेपर के अंदर आ जाएगी और सामने वाला जो भी पर्सन होगा, चाहे वो बैंक है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे क्रेडिटर है या ओनर है या मैनेजर है या डायरेक्टर है, वो पूरी स्टोरी उसको ये 4 पेपर में बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए हम अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी को लैंग्वेज भी कहते हैं। इसलिए यूजर्स को सबको कम्युनिकेट कर देनी है बिजनेस के पूरे हालात जो भी वहां पे चल रहे हैं, जितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अकाउंटिंग का जो रोल है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखने का है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल डेटा, उसकी डेट, उसका अमाउंट, कितने में खरीदी थी, ये देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ था, ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है और रिकॉर्ड करना होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो खाली हिस्टोरिकल तरीके से रिकॉर्ड करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ आपको फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन मेक करना होगा और डिसीजन के लिए आपको चाहिए होता है इंफॉर्मेशन। तो ये अप्रोप्रिएट डिसीजन अगर आपको लेने हैं, अप्रोप्रिएट डिसीजन अगर आपको लेने हैं तो आपको चाहिएगा इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? अकाउंटिंग। तो ये अकाउंटेंसी का रोल खत्म हुआ अपना। टाइप्स एंड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर कई ब्रांचेज हैं। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे आप बहुत ज्यादा फेमिलियर है अभी तक। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने के लिए इसकी अलग अलग ब्रांचेज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, आप इसको अच्छे से जानते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना होता है, डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, और आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको बनाने पड़ेंगे। इसके साथ में आपको इससे पहले रिकॉर्ड करने पड़ेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर क्या क्या होगा? ट्रांजेक्शन को वही आइडेंटिफाई करना, उसको मेजरमेंट करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना, और उसके बाद में इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और यूजर को कम्युनिकेट करना। तो डेली आप जर्नल, लेजर, कैश बुक, इन सब में जो काम कर रहे हो वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। वहां से आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस और उसके साथ एसेट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन करते हो। इससे एक अलग, बिल्कुल हटके एक अलग और तरीके से काम होता है और उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और आपके लिए बिल्कुल नई चीज है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बिजनेस जो भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस करता है, सेल करता है, रखता है, बनाता है, बेचता है, उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट की क्या कॉस्ट आपको पड़ रही है वो निकालनी है। उस कॉस्ट में क्या क्या अमाउंट या क्या क्या तरह के एक्सपेंस उसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से मटेरियल, कितना उसमें लेबर लग रहा है, कितने उसमें अदर एक्सपेंसेस है, वो सब उसके अंदर आपको एनालिसिस करना है। ये देखिए, असर्टेन द टोटल कॉस्ट, किसकी? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स। और ये कौन सी गुड्स?
जो हमने प्रोड्यूस करी, ठीक है, या फिर सर्विसेज भी हो सकती है, सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बिजनेस। सर्विसेज अगर दे रही तो सर्विसेज की भी एक कोई स्टैंडर्ड यूनिट होती है, उसकी आपने कॉस्ट निकाल लेनी है। खाली कॉस्ट निकालने से ही कुछ नहीं होगा, आपको उस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रखने पड़ेंगे। जहां पे आपको लगता है कि कॉस्ट बढ़ रही है या यहाँ पर आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं, मटेरियल में चेंज करके, लेबर में कुछ मॉडिफिकेशन करके, या किसी एक्सपेंसेस पे आप कुछ अमेंडमेंट करके, चेंजेस करके आप कर सकते हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी वहां पर रखना है, ताकि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट एक लिमिट्स को बाहर नहीं जा पाए। यहां बिजनेस के देखो कुछ एस्टिमेट्स भी बनते हैं, तो बिजनेस की प्लानिंग के अंदर ये काम में आती है और बिजनेस की कंट्रोलिंग में भी ये काम में आती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दो पांव हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होगा वो तो है मेन बॉडी, जिसमें आ जाएंगे हाथ, बॉडी और सर, आंखें, कान, नाक। तो ऊपर की जो बॉडी है वो तो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसकी जो दो पांव हैं उनमें से एक पांव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और एक पांव हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग का। डायग्राम में बता देता हूं, लेकिन आप हंसना नहीं, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है। ये और ये और ये तो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसका जो एक पांव है ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसका जो दूसरा पांव है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये खुद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इससे आप समझ सकते हो ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इससे आप अच्छे से याद रख सकते हो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग वो सबसे नीचे के लेवल है, बिल्कुल जमीन पर रखे हुए हैं। मतलब वो सीधे ट्रांजैक्शन से डेटा लेंगे और उनको अपने तरीके से प्रोसेस करेंगे, और उनको एक ही काम आता है। जैसे पांव का सिर्फ एक ही काम होता है, चलना, ठीक है, और तो आप इससे कुछ कर नहीं सकते। तो इनका तो एक लिमिटेड स्कोप है कि जो काम इनको बताया गया है उतना कर देंगे, दैट्स ऑल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा देखिए दिमाग चाहिए। या देखिए मैंने इसके सर के अंदर भी मैनेजमेंट लिखा है, ये देखिए, ज्यादा अच्छे से नहीं बना है लेकिन ये मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो यहां पर सोचने का काम, उसको करने का काम, एक्टिवली तरीके से कंट्रोल रखने का काम, वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। और उससे जो भी आपको मिलेगा वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है, उसको आपको कंज्यूम करना है और फिर उसको आपको डाइजेस्ट भी करना है। तो ये जो सारा काम होगा ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होगा। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यहां से पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग किसकी? ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं जो हॉस्पिटल में होता है। ऑपरेशन मतलब डेली रूटीन वर्क, जो भी काम हो रहा है बिजनेस में, ऑफ द बिजनेस, different techniques and concepts to make the accounting information more beneficial for decision making। ये हो गया काम पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रोवाइड किए हुए डेटा पे काम करती है, और आगे के लिए उसकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो भी काम चल रहा है उसकी भी करती है। इससे आगे आपको मिलेगा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग मतलब गवर्नमेंट जो भी तरह के टैक्स लेती है। तो फिलहाल अभी मेजर कौन कौन से टैक्स होते हैं भैया? मेजर टैक्स होता है एक तो इनकम टैक्स और एक होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कई तरह के टैक्स है, जैसे एक्साइज भी लग रहा है, अभी कुछ चीजों पे आपका कस्टम भी हो रहा है। और इनकी जो अकाउंटिंग है वो आपको तरीके से करनी होती है, क्योंकि अगर यहां आपने कोई गड़बड़ करी, अगर यहां आपने कोई भी गड़बड़ करी, तो टैक्स में किसी भी ऑफेंस में अलग अलग तरह के पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, फाइन्स है, पेनाल्टीज है, इंटरेस्ट है। तो उन सब से बचने के लिए आपको
टैक्स पर्पज के लिए अलग से अकाउंटिंग करनी होती है। टैक्स की भी कुछ जनरल एंट्रीज होती है, उसके कुछ लेजर रखने पड़ते हैं, आपको बैलेंस शीट के अंदर भी उसको दिखाना पड़ता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी आपको उसको शो करना होता है। तो उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको हम टैक्स अकाउंटिंग में पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बिजनेस सोसाइटी से ही चलता है। सोसाइटी इसको सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉइज ये सब प्रोवाइड करती है। जितने भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं, वो सारे सोसाइटी के होते हैं और सोसाइटी की परमिशन से बिजनेस उनको यूज करता है। तो बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि बिजनेस सोसाइटी के दिए हुए रिसोर्सेज से, उसी के दिए हुए पर्संस को यूज करके और सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड करे। और इसके अलावा बिजनेस अपने प्रॉफिट्स में से सोसाइटी के लिए टाइम टाइम पर अगर कुछ सैक्रिफाइस कर सकता है, उसके लिए कुछ अच्छी एक्टिविटीज अगर कर सकता है, तो वो भी उसको जरूर से करनी चाहिए। Process of identifying, measuring and communicating the contribution of a business to the society। अब ये सोसाइटी को ये कंट्रीब्यूशन बिजनेस किस तरह से करेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा और उसके बाद में इसको फाइनेंशियल और मेन पावर सपोर्ट देना है पब्लिक प्रोग्राम्स को, ठीक है। एनवायरमेंट एक्टिविटीज इसको अच्छे से परफॉर्म करनी है। प्रोडक्ट की इसकी सेफ्टी और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ये इसको अच्छे से इन पे ध्यान रखना है। तब जाकर के इसका सोसाइटी के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन है वो पूरा माना जाएगा। और जब तक आप अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते, कोई भी बिजनेस ज्यादा टाइम तक रन नहीं कर सकता। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मींस सीधे सीधे जिनको हम एम्प्लॉइज बोलते हैं, तो उनको थोड़ा रिगार्ड देने के लिए आज की तारीख में उनको ह्यूमन रिसोर्स के नाम से एक सेपरेट एसेट रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो खाली सेपरेट एसेट रिकॉग्नाइज करने से काम नहीं चलेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके अंदर भी इनको अलग से थोड़ा रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम इनका अलग से सेपरेट वैल्यूएशन करते हैं, इसको एक सेपरेट एसेट माना जाएगा। वैल्यूएशन करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, इनको प्रेजेंटेशन करेंगे, इनकी वर्थ निकालेंगे बुक्स के अंदर, और इज द फेवर ऑफ showing a part of expense on employees as an independent item in the balance sheet and P&L account। बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एम्प्लॉइज को या उन पे किए जाने वाले खर्चे को सेपरेट आइटम के नाम से आपको दिखाना होता है। जैसे कि पेंशन फंड, ये बैलेंस शीट में अलग से दिखेगा। प्रोविडेंट फंड, ये भी बैलेंस शीट में एक अलग आइटम के नाम से दिखेगा। एम्प्लॉइज पे जो भी आप खर्च करते हो उनकी सैलरी वेजेज पे, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक अलग सैलरी और वेजेज, और हायर लेवल पे अगर कंपनीज में जाते हो तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के नाम से उस आइटम को दिखाया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को एक अलग सेपरेट एसेट के नाम से आपको रिकॉग्नाइज करना है। आपके एम्प्लॉइज आपको कितना दे रहे हैं और आप बदले में उनको कितना दे रहे हैं, इसको आपको हमेशा बैलेंस रखना जरूरी है। वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो यूजर क्या करेगा, यूजर नीड डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग डिसीजन। हर यूजर को कोई ना कोई डिसीजन लेना है। अब जैसे इंटरनल यूजर जो होगा ना, वो तो बिजनेस के भले की सोचेगा, तो इसके लिए वो बिजनेस से रिलेटेड, उसके इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेगा। जबकि एक्सटर्नल यूजर होगा जो अपने भले की सोचेगा, वो इन इंफॉर्मेशन को यूज करेगा कि मुझे इस बिजनेस के साथ रिलेशन मेंटेन रखना है या नहीं रखना है, और अगर रखना है तो मेरी लिमिट्स क्या होगी। जैसे बैंक ये सोचेगा कि मुझे लोन देना है कि नहीं देना, और दूं तो कितना दूं। तो बैंक इसमें अपने लिए सोच रहा है, बिजनेस के भले के लिए नहीं सोच रहा है। तो यहाँ बैंक एक एक्सटर्नल यूजर मान लिया जाएगा। अब इंटरनल यूजर में आप क्या क्या लोगे, एक तो ओनर हो गया आपका, ओनर और मैनेजर्स, इनको हम बोलेंगे इंटरनल यूजर। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, यहां देखिए, और उसके रीजन के बारे में भी सोच रहे हैं। इसका मतलब ये इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट किसका? बिजनेस का। तो ये बनेंगे
इंटरनल यूजर। इसके बाद में आपका आएगा मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ये सब सेम वर्ड्स हैं। इनमें अलग अलग लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। टॉप लेवल क्या करेगा भाई? टॉप लेवल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब मुझे आगे किस तरह के एक्शंस लेने हैं। तो जो मेजर डिसीजन होता है कि ये प्रोडक्ट मैंने बंद कर देना है, ये प्रोडक्ट मैंने नया लॉन्च कर देना है, ये प्रोडक्ट मेरे को लॉस में बेचना है, तो ये वाले जो डिसीजन होते हैं इनको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन बोलते हैं। मिडिल लेवल जो होता है वो ऑपरेशनल काम करता है, मतलब डेली जो रूटीन वर्क होता है उनको सुपरवाइज करना होता है, डेली की जो प्लानिंग और कंट्रोल होती है वो होता है। और लोअर लेवल जो होता है वो मशीन्स पे काम कर रहा होता है, एक्टिवली वर्क। सबसे आखिर में जो सबसे छोटा लेवल होता है लोअर लेवल, ये कर रहा होता है। तो इनको अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है कि इसका डेटा वो यूज करे बिजनेस के परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए। एक्सटर्नल यूजर, ये जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं ये पूरे के पूरे सेल्फिश होते हैं। इन्हें बिजनेस की परफॉर्मेंस सुधारने से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिजनेस मरे, जिए, चले, बंद हो, इनका काम होता है कि मुझे इस बिजनेस से रिलेशन रखना है या नहीं रखना है, या मैं इस बिजनेस से क्या फायदा उठा सकता हूं, मुझे ये डिसीजन लेना है। सबसे पहले इन्वेस्टर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इन्वेस्ट करने के बाद फिर वो ओनर्स ग्रुप में आ जाएगा, फिर वो सोचेगा कि मुझे इस बिजनेस के प्रॉफिट कैसे बढ़ाने हैं। लेकिन अभी वो इन्वेस्टर है, मतलब अभी उसने इन्वेस्ट नहीं किया, अभी सोच रहा है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस से वो सोचेगा कि बिजनेस कैसा चलेगा, मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं। तो इसको हमने रख दिया एक्सटर्नल में। फोरकास्ट द सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। क्रेडिटर्स बिजनेस की इस इंफॉर्मेशन को क्यों देखते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की उनको जरूरत होती है टू नो वेदर देयर पेमेंट्स आर सिक्योर्ड और नोट। अगर माल बेच दूं उधार में तो मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बिजनेस बढ़िया चल रहा है, खराब चले, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे सुधरेगी ये बिजनेस का ओनर और मैनेजमेंट सोचेंगे, क्रेडिटर का काम नहीं है। देन बैंक क्या करेंगे भैया? इनको भी फाइनेंशियल पोजीशन मेजर करनी है बिफोर ग्रांटिंग ए लोन टू द बिजनेस। जैसे क्रेडिटर सोच रहा है कि मेरा पेमेंट सेफ है या नहीं है, मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक उसी तरह से बैंक को भी सोचना है कि मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। गवर्नमेंट को लेना है टैक्स, ये रहे आपके टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और ये सब तरह के टैक्स। और टैक्स के लिए आपको प्रॉफिट क्या सही पता होना चाहिए, और प्रॉफिट जो होगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगा। रिसर्चर्स, इनको लेनी है भैया पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्री लेनी है। इसके लिए इनको करनी पड़ेगी स्टडी डीपली ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म। क्यों कोई फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, क्यों कोई फर्म रातों रात चमक गई, कल तक जिसके पास में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे आज किसी चलते चलते पूरे बैंक को खरीदने के बारे में सोच रही है, तो इतना पैसा कहां से आ गया, उसने ऐसा क्या कर दिया? या कल तक जिसके एरोप्लेन उड़ रहे थे आज उसके पास साइकिल के पैसे नहीं है। तो ये क्यों ऐसा हो गया, इसको डीपली रिसर्चर जाके स्टडी करते हैं और फिर वो उसकी स्टडी को एक यूनिवर्सिटी के थ्रू पब्लिश करा करके उससे पीएचडी की डिग्री लेकर और अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं। एम्प्लॉइज, ये लोअर लेवल के एम्प्लॉइज है। देखिए मैनेजर्स जो वर्ड पहले आया था वो इंटरनल में आता और वहां पे आपके हायर लेवल के जो एम्प्लॉइज थे सिर्फ वही वहां पे शामिल थे। लोअर लेवल के एम्प्लॉइज यहाँ पे आ जाते हैं और इनको बेचारों को क्या करना होता है, इनको बिजनेस की ग्रोथ नहीं देखनी होती है, इनको देखना है कि मेरी जेब में क्या आएगा, कब आएगा और कितना आएगा और कैसे आएगा। ये देखिए वेजेज, बोनस, मॉनेटरी इंसेंटिव्स, और मैंने सोचना है मेरे खाली प्रमोशन के बारे में। तो ये जो एम्प्लॉइज होते हैं ये सबसे लोअर लेवल वाले होते हैं, इनके बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ने से मतलब नहीं है, इनको ये देखना है कि मुझे इस बिजनेस के साथ कितने दिन रहना है। अगर यहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है तो मतलब मेरी भी ग्रोथ नहीं है, तो मैं यहाँ से इस्तीफा देके निकल लेता हूँ। ये भी हो गया आपका एक
एक्सटर्नल यूजर। अकाउंटिंग बिजनेस के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करती है और इसमें छोटे छोटे कई सिस्टम्स होते हैं, वो सब मिलकर के और अकाउंटिंग को इतनी पावर देते हैं, ये एबिलिटी देते हैं कि वो एक बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन अच्छे से जनरेट करने वाला सिस्टम बन पाए। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है और ह्यूमन बॉडी में अपने आप में कई छोटे छोटे सिस्टम होते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसका नर्वस सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम हो गया, और ये सारे सिस्टम मिलकर के और एक ह्यूमन बॉडी को अच्छे से चलाते हैं और उसको कोई काम करने के लायक बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं अकाउंटिंग में ऐसे कौन से छोटे छोटे सब सिस्टम है। कैश सब सिस्टम, सबसे पहले कैश सब सिस्टम के अंदर हम कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मतलब इंटरनेट के थ्रू पैसे को एक जगह से दूसरी जगह या एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, क्रेडिट कार्ड, ई बैंकिंग, इन सब से जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैश सब सिस्टम में आते हैं। तो ये एक तरह से कैश का मैनेजमेंट हो गया। बिजनेस का जो भी फंड जहां जहां जितना पड़ा है वो किस तरह से फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करता है कैश सब सिस्टम। सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम, ये सब सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ रिसीवेबल लेजर, रिसीवेबल लेजर मींस डेटर्स की लेजर, किस किस बंदे से मुझे कितना कितना पैसा लेना है, तो उसको हमने एरिया वाइज बांटना है, हमको उसकी कैटेगरी वाइज भी बांटना है, अलग अलग कैटेगरी के कस्टमर हमारे पास हो सकते हैं, उनकी पीरियोडिक रिपोर्ट जनरेट करता है ये सिस्टम, सेल्स पे कंट्रोल करता है। सबसे मेन जो इसका होता है टारगेट वो होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से पैसा टाइम पे आना बहुत जरूरी है। अगर डेटर से पैसा टाइम पे हम नहीं वसूल पाते हैं तो हमारे जो बैड डेट्स के जो चांसेस हैं और बैड डेट्स का जो लॉस है वो बढ़ने लग जाएगा। ओवरड्यू अकाउंट हमारे कौन कौन से हो रहे हैं, जिन जिन अकाउंट में ओवरड्यू हो रहा है वहां पे हमें फर्दर सेल्स करने से रोक देना है और वहां से पैसा वसूल करने की कोशिश करनी है। और हमारे जो रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, ये हम टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। रिसीवेबल मींस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स जिन्होंने पैसा देने का कमिटमेंट कर रखा है ओरल, और जिन्होंने रिटर्न कमिटमेंट कर दिया वो बन जाएंगे आपके बिल्स रिसीवेबल। तो इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं रिसीवेबल्स। तो हमारे रिसीवेबल्स की पोजीशन क्या है, इनमें से कैटेगराइज आपको करना पड़ता है, कौन सा ऐसा पैसा है कि जो टाइम पे आ जाएगा, कौन सा ऐसा पैसा है कि जो थोड़ी माता बच्ची के बाद आएगा, किसको आप डिस्काउंट का लालच दे करके पैसा ला सकते हो, किसको आपको थोड़ी सी लीगल आपको कार्रवाई करने की कोई धमकी देनी पड़ेगी, है ना। ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनसे आप पैसा बिल्कुल भी वसूल नहीं कर पाओगे। और ये सब चलता है आपका सेल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल सब सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास परचेज एंड अकाउंट्स पेएबल सब सिस्टम। परचेज एंड अकाउंट्स पेएबल सब सिस्टम, तो जो हम परचेज करते हैं, हमारे पास सप्लायर्स होते हैं, उन सप्लायर से हम कैश परचेज भी करते हैं, क्रेडिट परचेज भी करते हैं। कुछ सप्लायर्स के साथ में हमारे लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि हर महीने इतना 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 परचेज करेंगे, उसका बाइफर्केशन हमने उनको दे रखा होता है, हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा होता है। और फिर अगर हम उतना परचेज नहीं कर पाते हैं तो हमें कुछ एक पेनल अमाउंट उनको पे करना पड़ सकता है, तो उसका हमको सबको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारी फैक्ट्री के अंदर या हमारी जो शॉप पे जिन चीज़ों की डिमांड है, तो उन चीज़ों के अंदर कई बार डिमांड कम या ज़्यादा हो जाती है एकदम से, तो उसको मैनेज करने के लिए हमको हमारे सप्लायर के साथ में किस तरह से रेट का बार्गेनिंग करना है, वो सब हमें यहाँ पे देखना है। इट डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज, मेंटेनेंस ऑफ पेएबल लेजर। पेएबल लेजर मीन्स क्रेडिटर्स, किसको हमको कितना पैसा देना है, तो जो भी हमने उसके साथ के अंदर टर्म्स डिसाइड करी होगी डील करते टाइम, तो उस टाइम पे हमको उसको पैसा देना। अगर हम उस टाइम से पहले पैसा दे देते हैं, उस टाइम के अंदर पैसा दे देते हैं, हो सकता है हमें कुछ कैश डिस्काउंट का फायदा मिल जाए, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी जो गुडविल या जो मार्केट में जो रेपुटेशन है एटलीस्ट वो तो हमें हासिल हो ही रही है। सप्लायर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे तो कभी भी इमरजेंसी में सप्लायर आपको प्रोडक्ट देने से या डिलीवरी देने से पीछे नहीं हटेगा। पीरियोडिक रिपोर्ट जनरेट होती है कि कितना पैसा मैंने दे दिया है, कितना पैसा मुझे देना बाकी है, पेमेंट की शेड्यूल्स, कब कब किस किस को कितना पेमेंट करना है, और पोजीशन ऑफ क्रेडिटर्स, पोजीशन ऑफ
क्रेडिटर्स। तो ये सब हमें परचेज एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम से मिलेगा। हर एक सब सिस्टम का एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क है और उस एरिया से रिलेटेड वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है। एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंटिंग सब सिस्टम, बिजनेस में जो अलग अलग तरह के एक्सपेंस हो रहे हैं, तो कुछ एक्सपेंस तो ऐसे होते हैं कि जो फिक्स होते हैं एवरी मंथ या जो भी उनका पीरियड होता है उसके हिसाब से, और कुछ एक्सपेंस होते हैं जो फ्लक्चुएट होते हैं, जितना हम उसका यूज करेंगे उसके हिसाब से होंगे। तो आपको उनको टाइमली पेमेंट कर देना है, उनकी इस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है कि आप उन पर कंट्रोल भी कर पाओ, कोई उसमें फ्रॉड भी नहीं हो और उनके पेमेंट में कहीं कोई गलती भी नहीं हो। एक्सपेंस एंड इनकम प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का आपके यहाँ पे यूज कितना हुआ, प्रोडक्शन में कितना यूज हुआ और अदर यूजेज कितने हुए, इसमें से कितना ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज था जो कि आप सेव कर सकते थे। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड। इन्वेंट्री सब सिस्टम, इन्वेंट्री का सीधे सीधे मतलब आप ले सकते हो क्लोजिंग स्टॉक से। तो क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास जितने भी प्रोडक्ट है, देखो सर्विसेज का क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं। हाँ, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई आप मटेरियल रखते हो तो उसका क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। गुड्स अगर आप बेच रहे हो तो चाहे आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वहां आपके पास में रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। इस सबको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। तो हमारे पास इन्वेंट्री एक से ज्यादा आइटम्स की हो सकती है और एक से ज्यादा जगह पे पड़ी हुई हो सकती है। इसमें कई ऐसे इन्वेंट्री में आइटम्स होते हैं कि जो टाइम के साथ एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ को स्पेशल कैरिंग की और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जैसे कोई स्पेशल आपको उसमें टेम्परेचर के अंदर रखना है, कुछ दवाइयां जैसे हो गई या कुछ रॉ मटेरियल ऐसे हो गए कि अगर वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या मॉइस्चर से कम या ज्यादा पे रहेंगे तो वो खराब हो सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रख करके और आपको इन्वेंट्री सब सिस्टम अपना बनाना है ताकि आपको इन्वेंट्री के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके और आपकी कोई भी नुकसान इन्वेंट्री से रिलेटेड ना हो। इसके अंदर आपको क्या क्या नोट करना होता है? इश्यू ऑफ इन्वेंट्री, आपने कब कब परचेज किया, कब कब इन्वेंट्री का इशू किया। देखो परचेज तो होगा सप्लायर से और इशू किसको होगा? इशू होगा या तो सेल्स डिपार्टमेंट को और या होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। स्पेसिफाइंग द डेट, क्वांटिटी, प्राइस और इन्वेंट्री की पोजीशन। इन्वेंट्री की पोजीशन इससे पता लगती रहती है और आपको वैल्यूएशन भी इसका पता लगता रहता है। इन्वेंट्री की पोजीशन मतलब कहाँ कितनी इन्वेंट्री पड़ी है और अब हमें नेक्स्ट परचेज जो है वो कब करनी है। इसके साथ इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी कंटिन्यूअस आपको अपडेट रहता है। फिक्स एसेट अकाउंटिंग सब सिस्टम, बिजनेस में जो फिक्स एसेट्स होती है जो बिजनेस को स्मूथली चलने में हेल्प करती है, उन फिक्स एसेट्स के अंदर भी कई बार फ्रॉड हो सकते हैं। तो अकाउंटिंग उन फिक्स एसेट्स को उनका पूरा रिकॉर्ड रखती है, कब उनको खरीदा गया था, कितने में खरीदा गया था, कहां से खरीदा गया था, उसके साथ जो भी गारंटी वारंटी थी वो सारी, और इसके अलावा कहां कहां वो कितने कितने टाइम तक यूज है, जिसको बोलते हैं लॉग बुक। लॉग बुक क्या होती है? हर फिक्स एसेट से रिलेटेड हम एक अलग रजिस्टर रखते हैं। तो कई फिक्स एसेट होती है जो हमारे बिजनेस में मल्टीपल जगह पे यूज होती है, तो कौन कौन से काम में उनको कितने कितने, कई बार उनको बिजनेस के प्लेस से बाहर भी ले जाना पड़ता है, तो कब कब उनको बाहर भेजा गया और कौन कौन से काम में वो कितने कितने घंटे या कितने कितने टाइम तक यूज हुई। इसके अलावा फिक्स एसेट कई बार जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं वो चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, अच्छी वाली को ले जाते हैं और उसकी जगह खराब रख देते हैं। तो इसके लिए फिक्स एसेट का कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होता है, वो आइडेंटिफिकेशन भी अपने को अच्छे से चेक करना होता है। इट डील्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज, राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ का मतलब होता है बुक्स में से किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू को टोटली आपको हटाना है। सेल ऑफ फिक्स एसेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब फिक्स एसेट के नाम हो गए आपके पास। इसके अलावा भी हो सकती है कुछ फिक्स एसेट्स। इससे आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगी और ये रिपोर्ट किसके बारे में होती है? उनकी कॉस्ट के बारे में, उनका डेप्रिसिएशन के बारे में और उनकी प्रेजेंट बुक वैल्यू के बारे में कि कितने में खरीदी गई थी, आज तक इन पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है और अब इनकी कितनी बुक वैल्यू बची है। बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट में से आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। इसके अलावा जो चीजें मैंने आपको और बताई कि ये कब कब कहाँ कहाँ कितनी कितनी यूज हुई, उसी के अकॉर्डिंग तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इनके कि जिससे हमारी फिक्स एसेट को कोई चुरा नहीं ले, कोई इसको चेंज ना कर दे। पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम, पेरोल अकाउंटिंग में आपने
वर्कर्स की जो सैलरी या वेजेस है उसको कैलकुलेट करना है और टाइम से उसको पेमेंट करना है। इसके अलावा आप जो भी फैसिलिटीज या एडिशनल उनको पेमेंट देते हो, लाइक डियरनेस अलाउंस हो गया, या कैंटीन से रिलेटेड या यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपके पेमेंट हैं जो उनके काम से जुड़े हुए हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग या पेरोल अकाउंटिंग में की जाएगी। पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी टू द एम्प्लॉइज, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, बेसिक पे प्रोविडेंट फंड, लोन्स। देखो एम्प्लॉय हमारे बिजनेस से कई बार लोन ले सकते हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे, तो वो हमारे बिजनेस से लोन ले लेंगे और धीरे धीरे उसकी कोई इंस्टॉलमेंट जो भी वो कमिट करेंगे वो इंस्टॉलमेंट उनकी सैलरी में से धीरे धीरे एडजस्ट होती रहेगी। तो किस किस एम्प्लॉय को कितना लोन या एडवांस, एडवांस सैलरी अलग चीज होती है, लोन अलग चीज होता है। उन पे टैक्स, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो लोग अच्छी सैलरी अर्न करना है हमारे बिजनेस से, तो एक लिमिट से ऊपर उनकर उनकी सैलरी है तो वहां पे एक टीडीएस कटने लग जाएगा, और ये जो टैक्स है ये काटना हमारी जिम्मेदारी है। पूरे बिजनेस के महीने भर के या पूरे पीरियड के वेजेज का कितना बिल बना, बिजनेस का पूरे महीने भर का या पूरे पीरियड का कितना बिल बना, वेजेज का बिल, इसमें से ओवर टाइम का पेमेंट कितना हुआ। एक तो होता है नॉर्मल वेजेज और एक होता है ओवर टाइम वेजेज। वर्किंग डेज पे जो नॉर्मल वर्किंग टाइम होता है वो नॉर्मली जैसे मान लीजिए हो गया 10 से 5, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक, तो इस दौरान उसका जितना पेमेंट होगा वो तो उसका नॉर्मल वेजेज या नॉर्मल सैलरी होगा। लेकिन कई बार एम्प्लॉय को हमको इससे ज्यादा टाइम के लिए भी रोकना पड़ सकता है, या संडे के दिन या किसी छुट्टी के दिन भी हमको उसको बुला करके काम करने के लिए बोलना पड़ सकता है। जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डर्स है या काम का अगर कोई बैकलॉग है तो उसको पूरा करने के लिए, कोई इमरजेंसी वर्क हमको करने के लिए। तो ये जो आप छुट्टी के दिन, संडे के दिन या सुबह 10 बजे से पहले बुला रहे हो या शाम को 5 बजे से ज्यादा उसको रोक रहे हो, तो आपको उसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। क्योंकि जैसे फैक्ट्री जो हो गई तो फैक्ट्रीज पे लागू हो जाता है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो वहां पे ये बताया हुआ है कि ओवर टाइम का कितने गुना पेमेंट होगा, और ये नॉर्मल पेमेंट से ज्यादा रेट से दिया जाता है। तो ओवर टाइम का पेमेंट कितना हो गया, किस किस एम्प्लॉय का। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट, वर्कर्स को जितनी छुट्टी अलाउ है साल भर में वो जितनी लीव ले सकता है, अगर उसने उससे कम लीव ली है तो बाकी की बची हुई लीव वो आगे के लिए शिफ्ट कर सकता है, और चाहे तो उनके बदले में वो कैश भी मांग सकता है। बजट सब सिस्टम, प्लानिंग के लिए बजट बनाया जाता है। आगे आने वाले फ्यूचर का जो भी डेटा होगा, खासकर सेल्स, प्रॉफिट, इनसे रिलेटेड बजट बनाए जाते हैं। तो फ्यूचर के लिए जो भी आपकी प्लानिंग है उसको अपने क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट कर लेना। इतने यूनिट्स में सेल करूंगा, इतनी वैल्यू में सेल करूंगा, अगर ये आपने पीरियड के साथ डिफाइन कर दिया, जनवरी में इतनी क्वांटिटी और इस रेट में मैं सेल करूंगा, फरवरी में इतनी क्वांटिटी और इस रेट में मैं सेल करूंगा, तो ये आपका एक सेल्स का बजट बनता जा रहा है। तो कई तरह के बजट होते हैं, सेल्स का बजट होता है, परचेज का बजट होता है, कैश का बजट होता है, कितना कैश आएगा, कब कब और कितना कितना जाएगा। तो ये सब फ्यूचर से रिलेटेड डेटा को आप क्वांटिटेटिव मोड के अंदर, आप एक टेबुलर फॉर्म के अंदर या एक अच्छे से फॉर्मेट में जमा लेते हो और उससे आगे आने वाले पीरियड की अच्छे से प्लानिंग कर पाते हो। इसको हम बोलते हैं बजट। तो बजट में हमने क्या करना है, आने वाले साल का, आने वाला साल का भी हो सकता है, आने वाले महीने का भी हो सकता है। तो देखो पहले साल का बजट बना जाएगा और फिर महीने का भी बजट बनाया जाएगा, और हम इसको करंट बजट के साथ में कंपेयर भी करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बजट, और कौन से पीरियड के लिए, कमिंग फाइनेंशियल ईयर के, और इसमें हम करंट बजट के साथ कंपेयर भी करते हैं ताकि अनरियलिस्टिक सिचुएशन को हम कंसीडर ना कर लें। एक होता है कॉस्टिंग सब सिस्टम। कॉस्टिंग सब सिस्टम के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उनकी क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको। देखो कोई भी आप प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें क्या क्या लगेगा, उसमें मटेरियल लगेगा, उसमें लेबर लगेगा और दूसरे एक्सपेंसेस लगेंगे। तो उसमें अभी कितनी कॉस्ट लग रही है, मटेरियल कितनी क्वांटिटी में और कितना अमाउंट का लग रहा है, लेबर कितने आवर्स या कितने मिनट्स एक प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है और कितनी उसकी कॉस्ट पड़ रही है, और इसके बाद कितने अदर एक्सपेंसेस जैसे लाइट का हो गया या डेप्रिसिएशन हो गया, जो अदर जो भी पैकिंग से रिलेटेड खर्चे हैं। तो ये सब चीजें आपको एक यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट से रिलेटेड कितने आपके टोटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक यूनिट आपको कितने की पड़ रही है, ये आप इस सिस्टम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस सब सिस्टम की एक और ड्यूटी है कि जो भी प्रोडक्ट एक्चुअली में बन रहा है वो इस स्टैंडर्ड के साथ साथ चलना चाहिए। जितने हमने खर्चे सोच रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रेजेंट या करंट जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट आनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा आ रही है तो हमें वहां पे ध्यान देने की जरूरत है, हमें वहां पे कंट्रोल करने की जरूरत है।
तो यहाँ पे देखिए, ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, किसकी, हमारे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनकी एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है और कितने अदर एक्सपेंस लग रहे हैं। और हमें इस पे रखना है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। तो ये हो गया कॉस्टिंग सब सिस्टम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सिस्टम, ईयर एंड पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करने हैं। तो साल भर उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी चलती रहेगी जो जल्दी से जल्दी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और इन सबको कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प करेगी। ईयर एंड पे हमें इनके अलावा भी कुछ और स्टेटमेंट साथ में बनाने होते हैं यूजर्स को इसके साथ अटैच करके देने के लिए। उनसे यूजर जो भी होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के यूजर होते थे, वो दोनों ही यूजर जो भी उनका मोटिव है, जो भी उनका ऑब्जेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने के लिए, वो उनका आराम से, अच्छे से, जल्दी से और पूरा हो जाएगा। तो ये कौन कौन से स्टेटमेंट हो गए? ये स्टेटमेंट होते हैं, देखो, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको याद है किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। बैलेंस शीट ये हो गया पोजीशन स्टेटमेंट। एक नई चीज है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये एनालिसिस का टूल है। फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, ये एनालिसिस के टूल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आजकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको जल्दी से जल्दी तैयार करके और यूजर्स तक डिलीवर करनी है। और इनके तैयार करने का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सिस्टम। टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम, टैक्स से रिलेटेड जो भी हमारा अकाउंटेंसी का जो पार्ट होगा, टैक्स से रिलेटेड आपको जनरल एंट्रीज थोड़ी स्पेसिफिक अलग से करनी होती है। और इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड अकाउंट भी खुलते हैं और उन अकाउंट के हिसाब से जो भी टाइमली आपको टैक्स का पेमेंट है वो आप कर पाते हो। कई टैक्स के एडजस्टमेंट भी होते हैं, तो वो तभी हो पाएंगे कि जब आपका ये टैक्स अकाउंटिंग का जो सब सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा होगा। इसका रिलेशन सिर्फ टैक्स से है, प्रॉफिट लॉस इन सबको कैलकुलेट करने से इसका मतलब नहीं है। बस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपको बता ही दिया ना, लेकिन उस पर जो इनकम टैक्स आपको जो जब पेमेंट करना है उसकी बात करनी है। सेल टैक्स या कोई भी अदर टैक्स, अब अदर टैक्स में क्या क्या आ गया आपका, देखो नए टैक्स में आ गया जीएसटी आ गया, एक्साइज आ गया, कस्टम आ गया। तो ये सब आपको टाइम से पेमेंट करने हैं। और अगर जो आप टाइम से इनको पेमेंट नहीं कर पाते हो तो फिर यहाँ पे पेनाल्टी और फाइन जो भी है ये सब चालू हो जाएंगे। तो हमें उनसे बचने के लिए टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम को अच्छे से चलाना है। ये थे आपके अकाउंटिंग के सब सिस्टम्स। तो अगली क्लास हम शुरू करेंगे यहां से। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू।